Dear students, in this video lecture I am going to start third unit, that is transmission and distribution part 2. So here in this unit we will discuss mainly two chapters. First is mechanical design of overhead transmission lines and second one is overhead line insulators. So first, mechanical design of transmission lines. What does it mean? The mechanical design means if you are an electrical engineer and if you are setting a power system transmission line or a power system network, then you will have to think of the mechanical design of the whole power system network, that is the transmission lines. So that means the design of conductors, transmission conductors and design of supporting towers. तो ट्रांसमिशन लाइंस में आप देखते होंगे कि वहां पर जब हमारा लो वोल्टेजेस लाइंस होता है, यानी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है अगर, तो वहां पर जब हमारा वोल्टेज लेस देन 33 kV है तो वहां पर जो आपको पोल्स देखने को मिलेंगे तो वहां पर या तो स्टील पोल्स का यूज किया जाता है या फिर दूसरा हमारा कंक्रीट पोल्स का यूज किया जाता है. लेकिन जब हमारा वोल्टेज 33 kV से अधिक हो जाता है, यानी ट्रांसमिशन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसमिशन लाइंस को पास कराने के लिए जो हमें यूज किया जाता है वो एक सपोर्टिंग टावर्स का यूज किया जाता है. दैट सपोर्टिंग टावर्स, इसका शेप ये होता है. दिस इज द शेप ऑफ सपोर्टिंग टावर्स. दिस इज ब्रॉड बेस स्टील लैटिस स्ट्रक्चर. दिस इज ब्रॉड बेस स्टील लैटिस स्ट्रक्चर, यानी ये स्टील का टावर होता है और यहाँ पर इस तरह से लैटिस स्ट्रक्चर बनाया जाता है. ये लैटिस स्ट्रक्चर इसका मैकेनिकल सपोर्ट के लिए होता है. इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर आर्म्स निकले रहते हैं. दीज आर कॉल्ड क्रॉस आर्म्स. क्रॉस आर्म्स. तो ये क्रॉस आर्म्स में क्या रहता है, यहां पर एक इंसुलेटर प्लेस किया जाता है और इस इंसुलेटर से होकर कंडक्टर्स जाते हैं. ये कंडक्टर्स इस इंसुलेटर से होकर जाता है. यहां भी देखिए इस तरह से किया जाता है. अब इस क्रॉस आर्म्स की लंबाई इस तरह से होनी चाहिए कि जो कंडक्टर है ये कंडक्टर कभी भी इस पोल को टच ना करे, ये पोल से सफिशिएंट दूरी बनाए रहे. दूसरी बात, जो हमारा यहाँ पर टावर के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है, जो कि जिसे स्पैन कहा जाता है. स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्टिंग पॉइंट्स. अगर इसे ए लें, इसे बी लें, तो इसके बीच के डिस्टेंस को स्पैन कहा जाता है. तो ये हमारा जो हमारा कंडक्टर्स होता है, उस कंडक्टर्स का मैकेनिकल स्ट्रेंथ, उन सारे चीजों को कंसीडर करते हुए हम लोग एक डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्टिंग टावर्स तय करते हैं. ये जो सबसे टॉप पर होता है, दिस इज अर्थ वायर. और ये रिमेंबर, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थ वायर. सो दिस इज अर्थ वायर, नॉट न्यूट्रल वायर. जो सबसे टॉप पर जाता है वो अर्थ वायर रहता है, दैट इज फॉर द प्रोटेक्शन. तो ये रहा हमारा ट्रांसमिशन टावर्स का स्ट्रक्चर. तो यहां पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस में, फर्स्ट विल डिस्कस कैटेनरी कर्व, देन विल डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन, देन विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ विंड एंड आइस लोडिंग, देन विल डिस्कस सैग टेम्पलेट्स एंड लास्ट विल डिस्कस वाइब्रेशन डैम्पर्स. सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट two topics, that is catenary curve and calculation of sag and tension. तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं कैटेनरी कर्व से. सो लेट अस सी व्हाट इज कैटेनरी कर्व. यहां पर हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस को भी देखेंगे और उसके बाद हम लोग कैटेनरी कर्व को देखते हैं कि कैटेनरी कर्व क्या है और यहां पर किस तरह से कैलकुलेशंस और डेरिवेशंस किए जाते हैं सारे टर्म्स के. तो यहां पर देखिए जो हमारा सपोर्टिंग पॉइंट है, एक हमारा पहला ये सपोर्टिंग पॉइंट है टावर का और दूसरा सपोर्टिंग पॉइंट हमें मिला था, ये हमारा दूसरा सपोर्टिंग पॉइंट बी. दिस इज ए, दिस इज बी. यहां पर देखिए दिस इज ग्राउंड, ये ग्राउंड है. तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइंस जाता है, जो कंडक्टर्स हमारा जाता है, तो वी आर यूजिंग द फ्लेक्सिबल कंडक्टर्स. तो जब हम फ्लेक्सिबल कंडक्टर्स का यूज कर रहे हैं तो उस कंडक्टर्स को फुल्ली टाइट नहीं किया जाता. वो कंडक्टर्स आप देखे होंगे इस तरह से कर्व कंडक्टर्स जाता है. कंडक्टर्स इस तरह से कर्व रहता है. मैं कर्विंग ज्यादा किया हूं क्योंकि हमें यहां पर कुछ कैलकुलेशंस करना है जो कि कम कर्विंग में समझा नहीं जा सकता है. तो इसी कर्व को कहा जाता है कैटेनरी कर्व. दिस इज कॉल्ड कैटेनरी
कर्व, दिस इज कॉल्ड कैटेनरी कर्व। ये हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर का। और हम लोग मान लेते हैं इसे मैं ये ग्राउंड के जस्ट नीचे मैं लिया हूं, लेकिन ये बेसिकली ग्राउंड पर होता है। इस पॉइंट को हम लोग O कंसीडर करते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज O, इस पॉइंट को H कंसीडर कर रहा हूं, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस हाइट इज कॉल्ड, दिस हाइट को हम लोग C एज्यूम कर रहे हैं। लेट अस एज्यूम दिस हाइट एज C। अब देखिए यहां पर जो कर्व इस तरह से कंडक्टर्स हैंग किया गया है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा कि इस कंडक्टर्स में हर जगह टेंशन होगा। इस कंडक्टर्स में इस तरह से टेंशन फोर्स होगा। तो टेंशन फोर्स होगा, और वो टेंशन फोर्स यहां से यहां इस तरह से टेंशन फोर्स वेरी करेगा। हम लोग यहां पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर टेंशन फोर्स मान लेते हैं, दिस इज T नोट, दिस इज T नोट, दिस टेंशन इज T नोट। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम लोग एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ds लेंगे। इस कंडक्टर का अपना एक लेंथ होगा। हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ds कंसीडर करेंगे, और यहां पर वो रहेगा हमारा pxy पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करेंगे। वी आर कंसीडरिंग स्मॉल एलिमेंटल लेंथ ds एट पॉइंट pxy। तो यहां पर जब pxy पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा x एक्सिस रहा, और ये वर्टिकल क्या होगा, ये y एक्सिस होगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं, लेट अस सी, हमारा क्या है पहला, कैटेनरी कर्व। द टॉपिक इज कैटेनरी कर्व। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं। हम लोग मान लेते हैं कि सपोज W इज, स्मॉल w इज वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। सपोज W इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। W को जब हम मान लिए हैं, और यहां पर T नोट क्या है, T नोट इज टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट H, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट H। तो इस टेंशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये हाइट यहां से ग्राउंड से C है, तो द टेंशन विल बी इक्वल टू, T नोट विल बी इक्वल टू W इंटू C, और फ्रॉम हियर यू कैन राइट C इज इक्वल टू T नोट अपॉन W। तो ये फर्स्ट इस पार्ट को हम लोग नोट कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर एलिमेंटल लेंथ S, let us consider elemental length S of conductor, और इसे इस पॉइंट P पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब हम लोग इस P पॉइंट को देखते हैं, यहां पर ये हॉरिजॉन्टल है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहां पर इस P पॉइंट पर टेंशन अगर देखें, तो यहां पर इस कर्व के जस्ट टेंजेंट, इस टेंजेंट पर एक टेंशन मिलेगा, दैट इज T। इस कर्व के टेंजेंशियल डायरेक्शन पर हमें टेंशन मिलेगा, दैट टेंशन विल बी T। तो अब हम लोग देखते हैं इस T और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच का जो एंगल बन रहा, ये एंगल हम लोग साई करेंगे। साई इज द एंगल बिटवीन टेंशन T एट पॉइंट pxy एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हम लोग अब साई का टर्म अगर हम लिखें, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, साई। तो यहां पर एट P पॉइंट पर अब देखते हैं एलिमेंटल लेंथ x एट pxy। तो pxy पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जब s लेंथ है यहां पर, और w पर यूनिट लेंथ, w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी w इंटू s। w इंटू s विल बी द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा टेंशन है, उस टेंशन के कंपोनेंट्स को अगर देखें, तो यहां पर देखिए इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर इसे ब्रेक करते हैं, ये टेंशन इधर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में T नोट लग रहा है, ये भी क्या होगा, T नोट होगा, ये T नोट होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में T नोट होगा। तो यहां पर ये टेंशन क्या होगा, ये टेंशन इसे कंपोनेंट में अगर ब्रेक करें, तो ये क्या होगा, T इंटू कॉस साई विल बी इक्वल टू T नोट। तो T इंटू कॉस साई विल बी इक्वल टू T नोट, एंड T नोट इज इक्वल टू W इंटू S, W इंटू C। दिस इज इक्वेशन 1। नेक्स्ट
वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें तो t sin psi होगा, t sin psi एंड इट विल बी इक्वल टू, इसे बैलेंस कौन कर रहा है, ये w इंटू एस बैलेंस कर रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू w इंटू एस, इक्वेशन 2। तो यहां से अगर हम लोग इक्वेशन 2/1 करें तो हम लोग लिख सकते हैं tan psi विल बी इक्वल टू s बाय c, tan psi विल बी इक्वल टू s बाय c। अब हम लोग देखिए tan psi को हमने s बाय c लिखा है, अब यहां पर देखिए पॉइंट, इसी पॉइंट को, इसी ट्रायंगल को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिए dx है, ये dy है और ये ds है, दिस एंगल इज psi, दिस एंगल इज psi। तो tan theta can be written as dy divided by dx, so it can be written as dy divided by dx, this is equation 3, this is equation 3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से dy by dx is equal to s by c आ चुका है हमें। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं कि ds स्क्वायर विल बी इक्वल टू dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, ds is hypotenuse, it is equal to dx square plus dy square, from here we can write ds will be equal to under root dy square plus dx square। यहां से हम लोग क्या करेंगे, ds is equal to, यहां से हम लोग कॉमन ले रहे हैं dx इंटू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, और dy अपॉन dx होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s बाय c होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू dx अंडर रूट 1 प्लस s बाय c होल स्क्वायर। अब हम लोग यहां पर देखिए, यहां से अगर हम लिखें तो ds विल बी इक्वल टू ds विल बी इक्वल टू dx इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी, ये एक्सप्रेशन होगा ds का। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि c इंटू ds डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू dx। ये हमारा इक्वेशन मिल गया, c इंटू ds डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू dx। अब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे, लेट s इज इक्वल टू c साइन h थीटा। अब हम लोग एक एंगल थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो थीटा क्या होगा, यहां पर इसे एज्यूम कर रहे हैं s विल बी इक्वल टू c इंटू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ थीटा। तो अब हम लोग इस पार्ट को यहां पर पुट करें, तो देखिए इसे अगर पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ds कैन बी रिटन एज c cos h थीटा इंटू d थीटा। फ्रॉम हियर वी कैन राइट ds इज इक्वल टू c cos h थीटा इंटू d थीटा। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो हम लोग इसे पुट करेंगे, इस पार्ट को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये है इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन 4 से देखिए c इंटू ds है, c इंटू ds के जगह वी कैन राइट c इंटू cos s थीटा इंटू d थीटा। इंस्टेड ऑफ ds वी कैन राइट c cos s थीटा इंटू d थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, यहां पर देखिए अगर हम s के जगह पुट कर रहे हैं c साइन h थीटा, तो यह हो जाएगा c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू साइन h स्क्वायर थीटा। तो c स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू c स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन h स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस साइन h स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos h स्क्वायर थीटा। तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट c स्क्वायर cos h स्क्वायर थीटा, यानी सिंपली अंडर रूट s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैन बी रिटन एज h c into h cos theta, that's why I am writing c into h cos theta and it is equal to dx। तो यहां से c cos h theta कैंसिल आउट हो गया, तो फ्रॉम हियर c into d theta is equal to dx, c into d theta is equal to dx। अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा c into theta will be equal to x plus a, where x is a is a constant। अब हम लोग यहां पर कंडीशन पुट कर रहे हैं, व्हाट इज द कंडीशन, if put
x इक्वल टू 0, तो जब x ही 0 रहेगा तो वहां पर थीटा क्या होगा, वो थीटा भी हमारा 0 मिलेगा। x इक्वल टू 0, थीटा विल बी 0, तो यहां से क्या होगा, 0 विल बी इक्वल टू 0 प्लस a, फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू 0। तो जब हमें a का वैल्यू 0 मिल चुका है, इसका मतलब हमें जो इक्वेशन मिल रहा है c इंटू थीटा इज इक्वल टू x, या फिर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम हियर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू x बाय c। फ्रॉम हियर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू x बाय c। क्लियर? तो अब मैं इस पार्ट को यहां पर इरेज कर रहा हूं और यहां पर हम लोग आगे इस इक्वेशंस को कंटिन्यू रखते हैं। इस डायग्राम को मैं इरेज कर रहा हूं। तो आगे देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हमारा टारगेट है x और y का रिलेशंस पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, यहां पर देखिए हमें क्या मिला था, सिंस s इज इक्वल टू सी इंटू साइन एस थीटा, ये मिला था। फ्रॉम हियर वी कैन राइट s बाय c इज इक्वल टू साइन h थीटा। फ्रॉम हियर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू साइन h इनवर्स s बाय c। अब हम लोग जानते हैं कि थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट फ्रॉम दिस इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू x बाय c, theta is equal to x by c, so we can write x by c will be equal to sin h inverse s by c। तो अगर हम लोग दोनों तरफ साइन लेते हैं तो ये क्या होगा, फ्रॉम हियर s by c will be equal to s by c will be equal to sin h x by c, और फ्रॉम हियर we can write s will be equal to c sin h x by c। From here s will be equal to c sin h x by c. So this is the expression for s in terms of x. ये क्लियर हो गया। अब हम लोग इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहां से हम लिख सकते हैं c इंटू साइन हाइपरबोलिक फंक्शन x बाई c का अगर एक्सटेंशन लिखें तो ये क्या होगा, x बाई c प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3c क्यूब प्लस x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 c टू द पावर 5 अप टू इस तरह से जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को कंसीडर करेंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो ये होगा c इंटू एक्स बाई सी प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6c क्यूब। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर s। तो c को अगर ब्रैकेट के अंदर जाए तो c विल बी s कैन बी रिटन एज x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6c स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर s इन टर्म्स ऑफ x। s क्या है यहाँ पर, s कंडक्टर का लेंथ जो हमने कंसीडर किया था। दिस इज x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 6c s स्क्वायर। क्लियर? अब हम लोग दूसरा टर्म यहां पर देखते हैं कि अब हमें एक्सप्रेशन y के टर्म में लाना है। वी हैव टू राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y। तो हम लोग देखिए y को क्या लिखेंगे, हम लोग जानते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू s बाय c। फ्रॉम इक्वेशन 2 dy by dx is equal to s by c, dy by ds is equal to x by c, और s के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर देखिए s कैन बी रिटन एज c sin s थीटा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं c sin s थीटा डिवाइडेड बाय c। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट dy is equal to sin s थीटा into dx। dy will be written as sin s theta into dx। अब हम लोग थीटा के जगह क्या लिखेंगे, हमारा टारगेट है थीटा को x के टर्म में लिखना है। तो थीटा इज इक्वल टू x बाय c। थीटा हमें क्या मिला था, थीटा वाज इक्वल टू x बाय c। तो हम लोग इसे पुट करेंगे यहां पर। सो dy विल बी इक्वल टू sin h इंटू x बाय c इंटू dx। ये एक्सप्रेशन मिला हमें dy का। अब हम लोग इसे जब इंटीग्रेट करेंगे तो आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट विल वी गेट, इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा y विल बी इक्वल टू, यहां पर देखिए इंटीग्रेशन 1 बाय c से डिवाइड करेंगे, c ऊपर आ जाएगा c cos h x बाय c प्लस b। अब हम लोग इस b जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है। तो इस कांस्टेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, x जब 0 होगा, when x will be 0, y will be equal to c, जो टॉप पर हाइट थी ये y will be equal to c। तो यहां से अगर पुट करें c इक्वल टू c
प्लस बी आ जाएगा। फ्रॉम हियर b इज इक्वल टू 0, यानी आप लिख सकते हैं y इक्वल टू, फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू c cos h x by c। From here y is equal to c cos h x by c। So this is the expression of y। तो अब हम लोग इसे भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो cos हाइपरबोलिक फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होता है, cos s थीटा का एक्सपेंशन देखे तो 1 प्लस थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, इस तरह से होता है। तो यानी अगर यहां पर हम एक्सपेंशन करें तो ये एक्सपेंशन में क्या बनेगा, y इक्वल टू सी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सी स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 सी 4 अप टू सो ऑन। तो यहां से हम क्या करेंगे, c से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रॉम हियर द एक्सप्रेशन ऑफ y इज, y का एक्सप्रेशन आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। y का एक्सप्रेशन आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। तो हमें यही दोनों एक्सप्रेशंस लाना था, एक एक्सप्रेशन x का, एक एक्सप्रेशन s का और y का। तो s का एक्सप्रेशन क्या मिला है हमें, वी गॉट द एक्सप्रेशन, यहां पर देखिए जो एक्सप्रेशन हमें मिला था वो एक्सप्रेशन क्या मिला था, s इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 6c स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c। ये दोनों एक्सप्रेशंस हमें इस कैटेनरी कर्व से पता करना था। तो वी गॉट दिस टू एक्सप्रेशंस। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटेनरी कर्व। हम लोग नेक्स्ट दूसरा डिस्कस करते हैं यहां पर कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन। लेट अस डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन। ये पार्ट हमारा क्लियर है। सो नाउ लेट अस डिस्कस कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन। तो हम लोग यहां पर दोनों टर्म्स को पहले समझेंगे कि सैग क्या है और टेंशन क्या है। तो हम लोग सैग को समझने के लिए, टेंशन को हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं टेंशन क्या है, और सैग को अगर हम समझें, कैलकुलेशन ऑफ सैग एंड टेंशन, तो इन दोनों टर्म्स को अब हमें समझना है, सैग क्या होता है और टेंशन क्या होता है। देखिए यहां पर ये हमारा कैटेनरी कर्व आ रहा था इस तरह से, ये पोल था, ये पार्ट हमारा ग्राउंड था। तो सैग किसे कहा जाता है, ये लोएस्ट पॉइंट था, यहां से हाइट c है। तो सैग का क्या कहा जाता है, सपोर्टिंग, जो सपोर्टिंग पॉइंट होता है, जो सपोर्टिंग एक्सिस है, सपोर्टिंग एक्सिस से जो लोएस्ट पॉइंट, जहां तक कंडक्टर आपका लोएस्ट यहां पर कर्व बना रहा, इसके बीच के डिस्टेंस को सैग कहा जाता है। दिस इज सैग डी, दिस पार्ट इज कॉल्ड सैग डी, इसे ही सैग कहा जाता है। और टेंशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, दिस इज टेंशन टी। तो वी हैव टू कैलकुलेट टी एंड सैग डी। तो टी और सैग डी को कैसे समझे हम लोग, हमारा फिर से हमें वही पॉइंट लेना है पी एक्स वाई। तो हम लोग फिर से वही टर्म्स लिखेंगे, क्या टर्म्स होगा, टी इंटू, यहां पर देखिए पहला तो यही है टी नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू सी। हम लोग यहां पर एज्यूम कर लेते हैं कि टी नॉट और टी दोनों सेम है, तो हम लोग यहां एज्यूम कर रहे हैं टी इक्वल टू ओमेगा सी। ये टर्म हमने पहले एज्यूम कर लिया, यानी थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं सैग को कैलकुलेट करने के लिए। तो टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी है। अब हम लोग देखिए जब टी का फॉर्मूला लिखें, ये एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ साई एंगल बनाएगा। हम लोग जानते हैं टी इंटू कॉस साई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी एंड टी इंटू साइन साई इट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर एस स्क्वायर। फ्रॉम हियर वी कैन राइट डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से हम लोग अगर t को लिखें, t कैन बी रिटेन एज w इंटू अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, s को जो हमने एज्यूम किया था, s क्या था, s इज इक्वल टू c साइन h
और ये जो टर्म आया था हमारा यहां पर देखिए c sin h x by c, तो c sin h x by c होल स्क्वायर प्लस ये टर्म था हमारा c स्क्वायर, c sin h x by c होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो c अगर हम कॉमन ले लें दोनों तरफ तो w इंटू सी हो जाएगा, इंटू ये टर्म हमारा क्या होगा 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स बाय सी। तो 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स बाय सी को हम लोग क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज डब्ल्यू सी इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस एच स्क्वायर एक्स बाय सी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे t विल बी इक्वल टू, सॉरी ये w 1 प्लस नहीं देगा, 1 प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स बाय सी विल बिकम इक्वल टू अंडर रूट कॉस एच स्क्वायर एक्स बाय सी। तो यहां से हमें मिल रहा है w इंटू सी कॉस एच स्क्वायर एक्स बाय सी। यहां से हमें मिल रहा है w इंटू सी कॉस एच एक्स बाय सी। यहां से हमें मिल रहा है w इंटू सी कॉस एच एक्स बाय सी। अब देखिए यहां पर c इंटू कॉस एच एक्स बाय सी क्या था, c इंटू कॉस एच बाय सिक्स एच एक्स बाय सी क्या था, y था। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर वी कैन राइट टेंशन t इज इक्वल टू w इंटू y। From here we can write tension T is equal to W into Y. So this is the derivation of, this is the expression of tension T which is equal to W weight per unit length into Y, यानी जो ये हम लोग Y एक्सिस लिए हैं जहां पर भी 0.3xy लिए हैं। This is the expression of tension। अब दूसरा हमें एक्सप्रेशन ऑफ सैग करना है, कैलकुलेट करना है, एक्सप्रेशन ऑफ सैग। तो सैग का एक्सप्रेशन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए यहां पर हम लोग जो ये एक्सप्रेशन मिला था, यहां पर देखिए जो हमें y का एक्सप्रेशन मिला था, y का एक्सप्रेशन क्या था, यहां देखिए ये पार्ट 1 नहीं था, यहां पर ये c था। तो जो y का एक्सप्रेशन हमें मिला था, y का एक्सप्रेशन मिला था y इज इक्वल टू c प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। y equal to c plus x square divided by 2c. From here we can write y minus c will be equal to x square divided by 2c. y minus c will be equal to x square divided by 2c. यानी अगर ये पॉइंट y है, ये पॉइंट y है, तो y minus c कहा जा रहा है, y minus c is equal to x square into 2c। और जो ये y into c होता है, y into c यानी यही क्या होगा d, इस डिस्टेंस को हम लोग d मान लेते हैं, दैट इज y माइनस c इज इक्वल टू d। तो हम लोग इसे एज्यूम कर लेते हैं d, तो d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। अब sec को कैलकुलेट करने का मतलब है, sec जो है मैक्सिमम, यही जो है मैक्सिमम d को अगर आप कैलकुलेट करें, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ता जाएगा ये पॉइंट, तो ये d क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, फाइनली इस पॉइंट पर आएंगे तो ये होगा d, यानी जो मैक्सिमम d होगा वही sec होगा। तो sec क्या होगा, sec मतलब हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d। sec मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d को अगर हम देखें तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ d, तो d max को अगर हम कैलकुलेट करें तो d max विल बी व्हाट, ये लेंथ क्या है l/2, ये लेंथ क्या है l/2। तो d max मैक्सिमम कब होगा, पुट x इक्वल टू l/2। तो when we put x equal to l/2, तो from here we'll get sec d will be equal to, यहां पर क्या हो जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8c, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 into c। So this is the expression of sec d, this is the expression of sec d। तो जब हमें sec d का एक्सप्रेशन मिल गया, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आगे टेंशन के टर्म में इसे रिलेट करेंगे, इसे हमें टेंशन के टर्म में रिलेट करना है। तो टेंशन के टर्म में हम लोग कैसे रिलेट करेंगे sec को, आप देखिए आगे, आप जानते हैं t इज इक्वल टू, यू नो दैट t इज इक्वल टू w इंटू सी, t इज इक्वल टू w इंटू सी। तो यहां से अगर हम लिखें तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, c कैन बी रिटन एज, c विल बी रिटन एज t बाय w, c विल बी रिटन एज t बाय w। तो यहां से हम लोग अगर लिखें
C इज इक्वल टू टी बाई डब्ल्यू इसे पुट करेंगे तो यहां से क्या होगा sag d विल बी रिटन एज, यहां पर पुट करेंगे C इक्वल टू टी बाई डब्ल्यू तो ये क्या होगा डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8t, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8t। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो फ्रॉम हियर मेनी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, दे आर आस्किंग यू टू फाइंड sag d, दिस इज द कॉमन फॉर्मूला डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, t को हम लिख रहे हैं t इज रिटन एज f इंटू a, t is written as f into a. What is f? Here f is what? What is f? F is stress. F is stress of conductor. F is stress corresponding to T. F is stress corresponding to T and A क्या है, area of cross section of conductor. A is area of cross section of conductor. तो यहां पर इसको अगर आप पुट करेंगे तो यहां से मिलेगा sag d will be equal to, from here sag d will be equal to WL square divided by 8FA. अब यहां पर देखिए W by A क्या होगा, W by A होगा डेल्टा, डेल्टा विल बी इक्वल टू W by A. ये क्या होगा, वेट पर यूनिट एरिया, दैट मींस डेंसिटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल, डेंसिटी ऑफ कंडक्टर मटेरियल. तो ये हमें मिल चुका है. हम लोग फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे. sag d को अगर इस डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो L स्क्वायर डेल्टा डिवाइडेड बाय 8 इंटू F. फ्रॉम हियर वी कैन राइट sag d इक्वल टू L स्क्वायर इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय 8 इंटू F. तो ये आपको डिफरेंट फॉर्म्स में एक्सप्रेशंस sag का लिखना आना चाहिए, सारा कन्वर्सन आपको पता होना चाहिए. क्लियर. तो sag और टेंशन कैलकुलेट कर लिए. हम जान रहे हैं कि इन दोनों के बीच का जो लेंथ है ये d है, लेकिन अब हमें फाइनली पता करना है कि व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द कंडक्टर. What is the overall length of the conductor? So how to find overall length of the conductor? मतलब ये लेंथ पूरा ये कर्व बनाकर जो आया है, ये टोटल लेंथ कंडक्टर का क्या होना चाहिए, क्योंकि ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ऑफ कोर्स जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा वो इसे L से ज्यादा होगा. तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर अगर हम कैलकुलेट करें तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिख रहा हूं लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए. लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के लिए देखिए क्या लिख रहा हूं एक्सप्रेशन. लेंथ ऑफ कंडक्टर हम लोग इसे कैपिटल L मान लेते हैं. सपोज दिस इज कैपिटल L. तो हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन था S का, S इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय S इज इक्वल टू S प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 6c स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन हमें S का मिला था, x प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 6c स्क्वायर. तो अगर हम लोग पुट करेंगे इफ x इज इक्वल टू L बाय 2, इफ x इज इक्वल टू L बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू L बाय 2 मतलब ये पूरा वैल्यू x का अगर हम पुट कर रहे हैं तो जो हमारा s का एक्सप्रेशन मिलेगा, ये s ये लंबाई को बतला रहा था, ये टोटल लंबाई क्या बतलाएगा, जो पूरे कंडक्टर की लंबाई अगर कैपिटल है L है तो ये बतलाएगा s बतलाएगा हमें स्मॉल कैपिटल L डिवाइडेड बाय 2. तो यहां से हमें s क्या बतलाएगा L बाय 2. तो इसी को पुट करते हैं और लिखते हैं एक्सप्रेशन L बाय 2 विल बी इक्वल टू x इक्वल टू स्मॉल l बाय 2 प्लस L क्यू डिवाइडेड बाय 48c square. L by 2 is equal to L cube divided by 48c square. From here we can write L is equal to L plus L cube divided by 24c square. From here L is equal to small l plus L cube divided by 24c square. तो अब हम लोग एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. यहां पर देखिए डेल्टा और F के टर्म में अगर हम लिखें तो यहां पर देखिए जो एक्सप्रेशन हमें मिला था, ये हमें मिला था
ये एक्सप्रेशन हमें यहां पर देखिए कि सी के टर्म में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था सेक डी का, यहां पर देखिए डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 टी हमने लिखा था, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू टी, और हमने जो सी के टर्म में इसे एक्सप्रेशन को लिखा था, तो सी के टर्म में क्या था, टी विल बी इक्वल टू व्हाट, टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी। तो यहां से हम लोग लिखे थे डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू डब्ल्यू इंटू सी। तो यानी हमें यहां से मिला था एक्सप्रेशन एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8c। अब हम लोग देखिए c को क्या लिख सकते हैं, c यहां पर, यहां देखिए c है और यहां क्या एल स्क्वायर बाय 8 इंटू डेल्टा बाय एफ, यानी हम लोग यहां से लिख सकते हैं c कैन बी रिप्लेस्ड एट, c कैन बी रिटन एज f डिवाइडेड बाय डेल्टा, c कैन बी रिटन एज f डिवाइडेड बाय डेल्टा। तो यहां पर हम लोग इसी पार्ट को लिखेंगे, तो यह होगा l प्लस एल क्यूब डिवाइडेड बाय 24, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहा ओवरऑल द टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर। So today we derived the expression for first in the catenary curve we derived the expression for S and Y, and then we derived the expression for sag, tension and total length of the conductor. So now in the next video lecture we'll discuss the effect of wind and ice loading.